हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। तो आज हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ में अपनी लास्ट क्लास कर रहे हैं और आज हम लोग जो चुटर पुटर चीज़ें होती हैं उसको भी फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। यही वो चुटर पुटर चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है एडहॉक कमेटी। अब देखिए, हमारे पास जितने भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, या यूँ कहा जाए कि पार्लियामेंट के काम को करने के लिए, हेल्प करने के लिए कुछ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं। अब इन पार्लियामेंट्री कमेटी में एक होती है जो हमारी परमानेंट कमेटी होती है और दूसरी होती है जो हमारी टेम्पररी कमेटी होती है। परमानेंट कमेटी हमेशा के लिए होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, जैसे स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इसको बोलते हैं हम लोग। जो टेम्पररी कमेटीज़ होती हैं, टेम्पररी कमेटी हमारे पास में होती है एडहॉक कमेटी के नाम पे। ये किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाई जाती हैं और जैसे ही ये काम ख़त्म हो जाता है वैसे ही इस कमेटी को भी ख़त्म कर दिया जाता है। अब ये कुछ भी हो सकती है। ये एडहॉक कमेटी बनाई जा सकती है निर्भया कांड के लिए, ये एडहॉक कमेटी बनाई जा सकती है देखने के लिए कि जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इस तरीके के अगर पर्टिकुलर कोई काम होते हैं तो उसके लिए ये कमेटी बनाई जाती है। नेक्स्ट होती है हमारे पास एडजर्नमेंट मोशन। पार्लियामेंट के कामकाज को सही तरीके से चलाने के लिए हमारे पास में कई तरीके के मोशन होते हैं। इसमें एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन का मतलब होता है कि कोई एक इंपॉर्टेंट कोई मान लो काम चल रहा है, जैसे मणिपुर का इशू है, तो मणिपुर के इशू पे अगर मान लो लोकसभा या राज्यसभा, बेसिकली लोकसभा अगर नहीं डिस्कस कर रही है तो एडजर्नमेंट मोशन कोई एक बंदा ला करके फिर हाउस का ध्यान बांट सकता, हाउस का ध्यान मणिपुर की ओर में खींच सकता और ये कह सकता है कि मणिपुर के इशू पर मुझे एक डिस्कशन करना है। और इस तरीके का जो मैटर होता है वो एक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर होता है तो वहाँ पर एडजर्नमेंट मोशन ले लिया जाता है। ऑब्वियसली ये जो हाउस का स्पीकर होगा, यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, वो डिसाइड करेगा कि ये कितना समय इसको देना है और क्या ये एडजर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। फिर नेक्स्ट होती है हमारे पास एडजर्नमेंट और हाउस को लेकर के। अब जैसे देखो होता क्या है, पार्लियामेंट का जो सेशन होता है, सेशन को बुलाने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं समन करना। समन का मतलब होता है बुलाना किसी भी चीज़ को। फिर हाउस की जब प्रोसीडिंग खत्म हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोरोग करना, प्रोरोगेशन, प्रोरोग करना। और जब हाउस का टर्म ही खत्म हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसॉल्व करना। ये तो हो गया नॉर्मल जो हमारे पास में रेगुलर फंक्शन में चीज़ें चलती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जहाँ पर हाउस काम तो करना चाह रहा है लेकिन बीच बीच में कई बार क्या है कि न्यूजेंस हो जाते हैं। कई लोग होते हैं जो धरने पे बैठ जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा विरोध करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर हाउस सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। और जब हाउस सही तरीके से काम नहीं कर पाती है तो वहाँ पर एडजर्न कर दिया जाता है हाउस को। एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि एक टाइम दे दिया जाएगा कि हाउस आज 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए या दिन भर के लिए नहीं काम करेगी। और एक और होता है एडजर्नमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई। एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब होता है कि यहाँ पर हाउस को एडजर्न तो किया गया है लेकिन इसका कोई समय फिक्स नहीं है कि कब तक ये रहेगा। अगर समय फिक्स रहता है तो उसको हम लोग नॉर्मल एडजर्नमेंट मोशन बोल देते हैं, लेकिन अगर समय फिक्स नहीं रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई। आप लोगों ने कई बार न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि आज वॉकआउट किया गया, हाउस को चलने नहीं दिया गया, स्पीकर ने एडजर्नमेंट कर दिया। इस तरीके से कैबिनेट जो होती है वो हाईएस्ट लेवल की डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग करती है। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, मंत्रिमंडल में अगर बात किया जाए, सबसे ऊपर जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हमेशा पीएम के टच में रहते हैं और जो भी रेगुलर बिजनेस होते हैं, जो भी रेगुलर चीज़ें होती हैं उसमें ये हमेशा पीएम के साथ में ही देखे जाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करते हुए मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के हेल्प करने के लिए होते हैं या फिर कह लीजिए कि सबऑर्डिनेट होते हैं, और एक होते हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इन लोग को सपोर्ट करते हुए फिर हमारे पास होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग डेप्यूटी मिनिस्टर्स। यहाँ पर भी होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वगैरह होते हैं। इस तरीके से हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मंत्रिमंडल होता है, वो इस तरीके से चलता है। तो जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो कैबिनेट के हाथ में होती है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये लाया गया था और इसके तहत 15% केवल और केवल जो सीटें होती हैं उस 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिमंडल बन सकते हैं। तो 15% ये वाला डेटा याद रखिएगा। दिल्ली के लिए अगर बात करें, दिल्ली एनसीटी दिल्ली के लिए अगर बात करें तो वो 10% का कोटा है। हालांकि 10% वाला कभी पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा तो ये 15% वाला ही कोटा कि मंत्रिमंडल कितने लोग हो सकते हैं, 15% मंत्रिमंडल हो सकता है।
फिर होती है हमारे पास सेंसर मोशन। जैसे किसी भी बंदे को सेंसर करने के लिए, बंदा मतलब कि किसी भी मिनिस्टर को सेंसर करने के लिए होता है। अगर मान लो कि किसी ने कोई गलत अफवाहें फैला देखी हैं या फिर किसी ने सही जवाब नहीं दिया है, तो फिर संसद यानी कि जो लोकसभा है, लोकसभा उस बंदे को सेंसर कर देती है। विरोध बेसिकली होता है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, जो अपोजिशन होती है, वो सेंसर करती है। सेंसर एक तरीके से स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल होता है या फिर एक क्रिटिसिज्म होता है कि आपने क्या किया है। जैसे मान लो कि बजट हुआ, तो बजट में जो हमारी इस समय की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, तो इनको क्रिटिसिज्म किया गया, सेंसर किया जाता है कि आपने कोई भी स्कीम किस तरीके से लगाई या फिर टैक्स सिस्टम किस तरीके से डिवॉल्व किया है या क्या किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेंसर मोशन। सेंसर मोशन अगर मान लो ज़्यादा लोगों से, सेंसर मोशन अगर ज़्यादा लोग सेंसर के फेवर में आ जाए तो उससे एक चांस होती है सरकार गिरने की, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन आने की चांसेस हो जाते हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है या फिर कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है कि सरकार अपना कॉन्फिडेंस शो करती है कि हमारे पास मेजॉरिटी मौजूद है। तो ये हर 30 दिनों पे लाया जा सकता है, मतलब मंथ में एक ही बार केवल और केवल कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। और इस कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार अपना कॉन्फिडेंस दिखाती है कि उसके पास में नंबर्स हैं, मेजॉरिटी नंबर्स हैं, इसी को बुलाता है कॉन्फिडेंस मोशन। अगर मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, यानी कि सरकार कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पाती है, तो फिर यहाँ पर सरकार गिर जाती है, और सरकार गिर जाती है तो फिर नया इलेक्शन होगा और नया तरीके से सारी चीज़ें निकल करके आएंगी, या फिर जो भी मेजॉरिटी अपनी साबित कर देगा वो अपना सरकार बना लेता है। नेक्स्ट हमारे पास में चुटर पुटर न्यूज़ में आ जाती है चीफ विप। विप का मतलब होता है पार्टी अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक ऑर्डर पास करती है। जैसे मान लो कि ऑर्डर पास किया गया कि आज जो है किसी एक विधेयक का, किसी एक बिल का विरोध करना है, तो सभी लोगों को विरोध करना है, कांग्रेस के सभी लोगों को विरोध करना होगा। डजंट मैटर आप पर्सनली क्या चाहते हैं। अगर मान लो कोई एक बंदा है वो पार्टी के खिलाफ चला जाता है, तो उसको विप के उल्लंघन के आरोप में एंटी डिफेक्शन लग जाती है, जो कि हमारे शेड्यूल नंबर 10 में लिखी गई है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मान लो कि बीजेपी गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट इन पावर है, वो भी अपना विप जारी कर देती है कि किसी भी विधेयक के लिए मुझे पास करवाना है, इस तरीके से। तो विप ये कहीं मेंशन नहीं होती है, विप एक नॉर्मल प्रोसीजर है। प्रोसीजर मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रोविज़न नहीं होती है, जस्ट एक प्रोसीजर है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। हर जगह पर होता है, यूएस में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, अपने यहाँ पर भी होता है। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जब सरकार खुद से मेजॉरिटी नहीं ले आ पाती है तो अपना एक मतलब मिश्रित सरकार बनाती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। जैसे आप लोग सुने होंगे, एक है बीजेपी, ये तो हो गई एक पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन एनडीए आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है। सिमिलरली इसी तरीके से कांग्रेस, ये अपनी एक पार्टी है, लेकिन वही अगर यूपीए आप देखेंगे, यूनाइटेड पब्लिक प्रोग्रेसिव अलायंस, तो ये प्रोग्रेसिव अलायंस एक तरीके का हमें कोलिशन गवर्नमेंट देखने को मिल जाता है। फिर आती है हमारे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये होता है कि जब कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट शो की जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरीके से हो सकता है, या तो कोर्ट ने जो सम्मन ऑर्डर किया है, यानी आपको जब बुलावा भेजा है, आप उस पर नहीं आए हैं, तो आपने कोर्ट की बात नहीं मानी है, तो उसको बुलाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एक और होता है कि आपने कोर्ट के परिसर के अंदर में अगर किसी को लात मुक्का बरसा दिया, या जज को आपने डिफेम करने की कोशिश की, जज को आपने मारने की कोशिश की, वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ही अंतर्गत आ जाता है। फिर हमारे पास होती है कट मोशन। कट मोशन जो होती है ये बजट के दौरान में नॉर्मली हमें देखने को मिल जाती है, और ये एक तरीके से सरकार को सेंसर करने के लिए ही होता है। कट मोशन एक तरीके का मोशन होता है जो किसी फाइनेंस बिल में उसका जो पैसा आवंटित किया गया है, उस आवंटित पैसे को कम करने के लिए होता है। 3 तरीके का नॉर्मली हमें देखने को मिलता है, पॉलिसी कट, टोकन कट और इकोनॉमी कट। जो हमारा पॉलिसी कट होता है वो ये शो करने के लिए होता है ये पॉलिसी ही बेकार है। तो उसके लिए होता ये है, मान लो किसी पॉलिसी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए, लेकिन अपोजिशन कहती है पॉलिसी बेकार है, इसको काट रुपए, 1 लाख करोड़ से काट करके 1 रुपये कर देना चाहिए, यानी कि ये एक तरीके का बेकार सा पॉलिसी है, इसको ले आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी कट होता है मतलब किसी एक सर्टेन अमाउंट से कट कर दिया जाता है, मतलब 1000 करोड़ है तो उसको कहा जाएगा नहीं नहीं इसको 500 करोड़ कर दो। तो इस तरीके से जब किसी पर्टिकुलर अमाउंट से अगर कट कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमी कट। फिर हमारे पास होती है टोकन कट। टोकन कट होती है कि जब 100 रुपये से रिड्यूस कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं टोकन कट। एक्चुअल में ये सभी जितने भी हमें कट मोशन देखने को मिल रहा है ये सब एक तरीका होता है क्रिटिसिज्म करने का और सरकार को सेंसर करने का एक तरीका होता है। फिर हमारे पास डेडलॉक सिचुएशन होती है। डेडलॉक का मतलब ये होता है कि लोकसभा अपना एक अलग राप अलाप रही है और राज्यसभा अपना एक अलग राप अलाप रही है। मान लो ऐसा नॉर्मली देखा जाता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट मान लो लोकसभा में मतलब डोमिनेटिंग है या मेजॉरिटी में है, और राज्यसभा में मान लो कांग्रेस की गवर्नमेंट वो डोमिनेटिंग है या फिर
मेजॉरिटी में है, तो लोकसभा से बीजेपी वाले अपना बिल पास करा ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही राज्यसभा में पहुंचेगा कांग्रेस वाले यहाँ पर उस बिल को पास नहीं करेंगे या फिर रोक देंगे या फिर लेकर के बैठे रहेंगे। इस तरीके की सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक सिचुएशन। जब भी डेडलॉक सिचुएशन होती है तो यहाँ पर हमें ज्वाइंट सिटिंग देखने को मिल जाती है। ऑब्वियसली कुछ कुछ बिल्स में ही देखने को मिलेगा, जो नॉर्मली हमारे ऑर्डिनरी बिल होते हैं या फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, केवल और केवल यहीं पर हमें ज्वाइंट सिटिंग देखने को मिल जाती है। अगर मान लो मनी बिल है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, यहाँ पर हमें किसी भी तरीके की ज्वाइंट सिटिंग देखने को नहीं मिलती है। तो ऑर्डिनरी बिल या फाइनेंशियल बिल के ही रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग होती है। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब मीन्स हमें 108 में आर्टिकल नंबर 108 में देखने को मिल जाता है। फिर होती है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन तो सिंपल एक इंग्लिश वर्ड है जहाँ पर दो या दो से अधिक बंदों के बीच में आपस में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के अंतर किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंतर बोलते हैं डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर खत्म हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन कर देना। आर्टिकल नंबर 85 में इसका मेंशन किया गया है। जो हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा होती है, जब इसका टर्म खत्म हो जाता है तो प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं ये हाउस को डिसॉल्व कर देते हैं। हाउस को डिसॉल्व करने से पहले यहाँ पर जो स्पीकर होते हैं वो हाउस को प्रोरोग करते हैं और फिर उसके बाद से राष्ट्रपति इसको डिसॉल्व कर देते हैं, यानी कि 5 साल इनका कंप्लीट हो गया है। अब ये संस्था मतलब ये जो लोकसभा है वो खत्म हो गई है। अब अगला इलेक्शन होगा और नई लोकसभा चुन करके आएगी। डबल जेओपार्डी का मतलब होता है जब किसी भी एक पर्टिकुलर क्राइम के लिए 2 या 2 से ज़्यादा बार उसको सज़ा दे दी जाए। हम लोगों ने जब डिस्कशन किया था आर्टिकल नंबर एक्चुअली 20 के अंतर्गत ये आता है, जहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में बात की गई है। डबल जेओपार्डी हो गई, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ हो गया और तीसरा होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का। डबल जेओपार्डी में हम लोगों ने केस डिस्कस किया था कि 2 लड़के हैं और एक लड़की है। ये लड़की आपस में मैरिड है और इसने क्या किया था, एक साजिश रची थी और साजिश रचने के दौरान में एक बंदे से दूसरे बंदे का 2 बार मर्डर हुआ। पहले मर्डर में वो केवल और केवल स्क्रिप्टेड था, बनाया गया था, मरा नहीं था, और दूसरे बार उसने मर्डर कर दिया था। तो एक ही क्राइम के लिए उसको 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। तो यार आप लोगों को बोला गया था कि कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट करना कि आखिर में क्या होगा। फिर हमारे पास होती है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्शन अगर होने वाला है तो उसमें कितने लोग हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल रोल का मतलब जो लोग भी इलेक्टर्स होते हैं, मतलब वोट करने वाले होते हैं, उन लोगों का नाम जहाँ जहाँ पर भी मेंशन होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। ये इलेक्टोरल कॉलेज और इलेक्टोरल रोल ये सब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अंतर्गत में मेंशन किया गया है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जाता है। इक्वलिटी का मतलब आप सभी लोग समझते हैं कि ये एक तरीके का बराबरी है। हमारे प्रीएम्बल में अगर बात करें तो इक्वलिटी का मेंशन किया गया, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। लेकिन वही अगर हम लोग फंडामेंटल राइट में देखते हैं तो यहाँ पर इक्वलिटी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल राइट के बारे में बात की जाती है। ये इक्वलिटी हम 2 तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। एक तो फंडामेंटल राइट के फॉर्मेट में भी देखते हैं और DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के भी फॉर्मेट में देखते हैं हम। एक्सपल्जन का मतलब होता है जब किसी भी मेंबर को एक्सपल्स किया जाए, बाहर कर दिया जाए, या फिर किसी एक क्राइम के लिए या ऑफेंस के लिए उसे बाहर कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सपल्जन। क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब होता है कि मान लो कोई एक बंदा बीजेपी में था, कल को वो जा करके कांग्रेस में शामिल हो जाए और फिर इसके लिए वो डिफेक्ट हो जाए, मतलब उसकी मेंबरशिप जब रद्द हो जाती है तो उसको बोलते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर। बड़ा ही सिंपल सा फंडा होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर टोटल मान लेते हैं कि 543 सीटें हैं। 543 सीटों में मान लो मेजॉरिटी के लिए कुछ 273 हमें सीट चाहिए होती है। 273 सीट में मान लो कि जो है 250 या 260 जो होता है बीजेपी जीत करके आ गई, 13 जो है अभी माइनॉरिटी में है। तो ये 13 लोगों की खरीद फरोख होगी, हॉर्स ट्रेडिंग इसको बोलते हैं। 13 लोग जो है मान लो कांग्रेस के हैं और यहाँ पर ये कहा जाएगा इन लोगों को कि आप एक काम करो, बीजेपी में आकर के शामिल हो जाओ। तो जैसे ही लोग 13 लोग आ जाएंगे तो अब यहाँ पर मेंबरशिप रद्द हो जाएगी। अब ये हो गए टोटल 530 लोग, क्योंकि 13 लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्पीकर ने रद्द कर दी है क्योंकि ये पार्टी के खिलाफ चले गए हैं। अब 530 में कितनी की मेजॉरिटी चाहिए? अब ये 530 में जो मेजॉरिटी चाहिए वो आपको चाहिए 27 19 54, यानी कुछ 267 के आसपास चाहिए होगा ना, 266 के आसपास चाहिए, ठीक है, जितना भी है 266 265 के आसपास चाहिए होगी। तो अब यहाँ पर बीजेपी के पास में सिर्फ 6 लोगों की कमी है। अब ये 6 लोग वापस से मतलब हॉर्स ट्रेडिंग करके किसी तरीके से फिर वापस से मैनेज कर लिया जाता है। तो ये होता है तरीका जहाँ पर इलेक्शन में काउंटिंग या नंबर्स के बेसिस पर चेक किया जाता है, और ये क्रॉसिंग द फ्लोर इसको बोलते हैं, या फिर फ्लोर क्रॉसिंग बोला जाता है कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जाकर के जुड़ जाएँ। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू और स्मॉल सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये जोड़ा गया था।
आर्टिकल नंबर 51A में इसको मेंशन किया गया है, पार्ट नंबर 4A में इसका मेंशन किया गया है, इसको जोड़ा गया था। ये फंडामेंटल ड्यूटी हम लोगों ने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के रखा है। हंग पार्लियामेंट का मतलब होता है जब सरकार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी एक मेजॉरिटी नहीं साबित कर पाती है, उसको बोलते हैं हम लोग हंग पार्लियामेंट। नॉर्मली जब हंग पार्लियामेंट होती है तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है आर्टिकल 352 के, मतलब कह सकते हैं कि वापस से जो भी मेजॉरिटी में होती है उस मेजॉरिटी में चीज़ों को देख लिया जाता है और फिर उस समय के लिए जो लोकसभा होती है वो कंटिन्यू कर ली जाती है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति को अगर मान लो हटाना होता है तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए आर्टिकल 61 के तहत जो है हमारे पास में इम्पीचमेंट का प्रोसीजर होता है। जुडिशियल रिव्यू होती है जहाँ पर जुडिशरी किसी भी लॉ को चेक करती है क्या वो लॉ सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत है या नहीं है। जैसे एक एनजेएसी आया था, एनजेएसी मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इस एनजेएसी में एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर हुआ करते थे और कोर्ट ने इस बात मतलब इस एनजेएसी को रद्द कर दिया इस नाम पर कि ये जो संवैधानिक संशोधन किया गया है ये सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पर नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक साथ आ जा रहे हैं और इसलिए एनजेएसी की जो संवैधानिक रचना थी या जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको रद्द कर दिया गया था। लेजिस्लेचर के बारे में हम सभी लोगों को पता है कि जो विधान मंडल होती है, जो विधान का काम करती है, लेजिस्लेशन का काम करती है, उसको बोलते हैं हम लोग लेजिस्लेचर। मैडन स्पीच होती है, कोई भी नया बंदा जब चुन करके जाता है और जब वो पहली बार अपनी स्पीच देता है तो उसको बोलते हैं हम लोग मैडन स्पीच। जैसे इस बार अगर देखेंगे तो हमारे देवरिया के साइड से ही शशांक मणि त्रिपाठी हैं, ये चुन करके गए थे एमपी, तो ये इन्होंने जब अपना पहला स्पीच दिया तो ये मैडन स्पीच कहलाएगा। सिमिलरली रवि किशन जी हैं, ये अब पहली बार जब जाएंगे तो मैडन स्पीच हो जाएगा। सिमिलरली जब किसी ज़माने में जब हमारे योगी आदित्यनाथ भी जब चुन करके गए थे तो उन्होंने जब अपना स्पीच दिया तो वो मैडन स्पीच कहलाएगा। मनी बिल के बारे में पता ही है, मनी बिल अगर कोई भी मनी से रिलेटेड बातें होती हैं, फाइनेंस से रिलेटेड बातें होती है, रेगुलेशन ऑफ टैक्स, अल्टरेशन, रेमिशन, रिपील, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बातें होती है तो मनी बिल होती है। मनी बिल कौन डिसाइड करता है? मनी बिल डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। यहीं पर इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है और यही डिसाइड करते हैं कि आखिर में मनी बिल क्या चीज़ है। ओथ का मतलब सभी लोगों को पता है, ओथ जो है वो शपथ होती है। ये शपथ जो है शेड्यूल नंबर 3 में मेंशन की गई है और यहाँ पर शेड्यूल नंबर 3 में कई लोगों का यहाँ पर ओथ मेंशन किया गया है। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है जब दोनों सरकार या दोनों जो हाउसेज होते हैं, दोनों हाउस नहीं चल रही होती या फिर कोई एक हाउस नहीं चल रही होती है, तो अगर हाउस नहीं चल रही है तो फिर लेजिस्लेशन का काम हो नहीं सकता है। और जब लेजिस्लेशन का काम नहीं हो सकता है तो उस समय अगर अर्जेंट नीड होती है तो आर्टिकल नंबर 123 के तहत प्रेसिडेंट अपना एक ऑर्डिनेंस यूज़ कर सकते हैं। ये ऑर्डिनेंस जो होता है वो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए होता है, टेम्प्रेरी लॉ के लिए होता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि हाउस के लगने के बाद में 6 हफ्तों के अंदर में इस ऑर्डिनेंस को एक लॉ के फॉर्मेट में, एक एक्ट के फॉर्मेट में पास कराना होता है। मैक्सिमम ऑर्डिनेंस कितना चल सकता है? मैक्सिमम ऑर्डिनेंस चल सकता है 6 महीना, 6 हफ्तों तक के लिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं चल सकती है। पेटिशन का मतलब होता है अगर मान लो कोई भी अर्जी दी जाती है, एप्लीकेशन दिया जाता है तो उसको बोलते हैं पेटिशन। प्रिविलेज का मतलब होता है जब कोई स्पेशल कैटेगरी या एडवांटेज दिया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रिविलेज। क्वेश्चन आवर होती है, जैसे अगर पार्लियामेंट में देखेंगे तो कई सारे हमारे पास में आवर होते हैं, जैसे 0 आवर हो गया, क्वेश्चन आवर हो गया। तो जो क्वेश्चन आवर होता है वो सवाल पूछने के लिए होता है। ये सवाल 2 तरीके से हो सकता है, या तो ये ओरल क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर ये रिटन क्वेश्चंस हो सकते हैं, और इसी के बेसिस पर इसको बोला जाता है स्टार्ड क्वेश्चन और अनस्टार्ड क्वेश्चन। जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि ओरल जवाब देना है, और जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं वो रिटन जवाब देना होता है, लिखित में जवाब देना होता है। जो ओरल सवाल होते हैं ऑब्वियसली उसके लिए काउंटर क्वेश्चन किया जा सकता है, क्योंकि तुरंत वहीं पर लोग बैठे हुए हैं तो काउंटर क्वेश्चन किए जा सकते हैं। लेकिन रिटन में काउंटर क्वेश्चन नहीं किए जा सकते क्योंकि रिटन में ही जवाब फिर दिया जाएगा। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो अनस्टार्ड क्वेश्चन का आंसर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कोई चीज़ अगर रिटन में आ जाएगी तो उस चीज़ को फिर मतलब उस पर केस फाइल किया सकता है, उस पर मतलब वो चार्जशीट लगाई जा सकती है। लेकिन अगर ओरल रहेगा तो वहाँ पर ह्यूमन मिस्टेक बोला जा सकता है कि ये तो ह्यूमन मिस्टेक है और गलती से बोल दिया गया है, ये सब चीज़ें। कोरम होती है, अच्छा 0 आवर इसी तरीके से होता है। 0 आवर का मतलब होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो इस दौरान में डिस्कस की जाती हैं। ये इंडिया का अपना खुद का एक इन्वेंटेड तरीका है, ये ना तो कहीं पर मेंशन है, ना कॉन्स्टिट्यूशन, ना लोकसभा की रूल बुक या कहीं पर भी, ये जस्ट एक प्रोसीजर के तौर पे चल रहा है और हमारे यहाँ पर ही केवल और केवल होता है। कोरम का मतलब एक तरीके से समझ लीजिए अटेंडेंस होती है। अटेंडेंस का मतलब मिनिमम 10% लोग रहेंगे तभी हाउस चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी, इसी को बोलते हैं कोरम। वोट ऑन अकाउंट का मतलब होता है, जैसे 2 चीज़ें होती हैं, वोट ऑन अकाउंट होती है और एक होती है वोट ऑन क्रेडिट। वोट ऑन क्रेडिट, वोट ऑन क्रेडिट का मतलब होता है जहां पर सरकार ब्लैंक चेक पे साइन करती है। ब्लैंक चेक पे, ब्लैंक चेक का मतलब ये हो गया
जैसे कई सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर आप फंड के बारे में जानकारी नहीं दे सकते हैं कि रॉ को आपने कितना फंड किया है, या फिर आईबी को कितना फंड किया है, ईडी को कितना फंड किया है, एनसीबी को कितना फंड किया है। क्योंकि अगर आपने फंड बता दिया तो इससे जो विरोधी कंट्री होती है उसको पता लग जाता है कि कितना ये डेवलपमेंट कर पाएंगे, तो इसलिए इन सभी के बारे में नहीं पता होता है। दूसरा, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि टिप कल्चर भी चलता है। टिप कल्चर का मतलब, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पर रॉ वाले हैं, वो एक रॉ के एजेंट है, मतलब कि वो एजेंट होने की वजह से उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व का मतलब उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, कोई उनकी रिकॉग्निशन नहीं होती है, और वो लोग अपने खबरियों से अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो निकालते हैं। तो खबरी के लिए 150 मतलब इस तरीके से देना पड़ता है। अब इसको आप लीगल नहीं बोल सकते हैं, और लीगल होने के बावजूद भी लीगल नहीं है, और इसीलिए ये चला जाता है वोट ऑन क्रेडिट। मूवी वगैरह में देखा होगा 100 रुपये दिखा करके एक एक इन्फॉर्मेशन ली जाती है, यही हो जाती है टिप कल्चर। वोट ऑन अकाउंट का मतलब होता है जो इंटरिम बजट होती है, जैसे मान लो सरकार ने ख़त्म कर दिया, 6 महीने का ही कार्यकाल केवल बचा है, तो वोट ऑन अकाउंट कर लिया जाता है कि एडवांस पेमेंट हम लोग ले रहे हैं। तो ये हो गई वो चुटर पुटर न्यूज़ जो हम लोगों ने पूरी डिस्कस कर ली है। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल नंबर 7 में जो लिस्ट सिस्टम दिया गया है। इस शेड्यूल नंबर 7 में कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट सिस्टम भी है जो आपके मतलब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे बात किया जाए तो यूनियन लिस्ट मतलब जहाँ पर यूनियन अपनी पावर रखता है, तो यूनियन अपने पावर में जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, मिनरल रिसोर्सेज हो गए, क्रिटिकल मिनरल आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। इसके अलावा एक्सट्रेडिशन हो गई, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पेटेंट, इन्वेंशन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, मर्चेंडाइज हो गया, सेंसस हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह हो गया, ये सब हमारा चला आता है जो यूनियन लिस्ट है। अगर हम स्टेट लिस्ट के बारे में अगर बात करें तो स्टेट लिस्ट में जैसे पब्लिक ऑर्डर हो गया, जैसे पुलिस वगैरह होती है, ये पब्लिक ऑर्डर के अंतर्गत आ जाती है। देखे होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस होती है, बिहार पुलिस होती है, अलग अलग स्टेट की अपनी पुलिस होती है। इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट होती है, म्यूनिसिपल हो गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गया, हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, लाइब्रेरी, म्यूजियम या अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, फिशरी हो गया, मार्केट एंड फेयर, ये सब स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आ जाता है। इंपॉर्टेंट है कंकरेंट लिस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसी से ही मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जैसे क्रिमिनल लॉ है, ये कंकरेंट है, दोनों लोग बना सकते हैं, स्टेट वाले भी बना सकते हैं और सेंट्रल वाले भी बना सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर, प्रिवेंटिव डिटेंशन, मैरिज एंड डिवोर्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड जो होती है वो आ जाती है स्टेट लिस्ट के अंतर्गत में, ध्यान रखना है स्टेट लिस्ट में आ जाती है। फिर हमारे पास आ जाती है जैसे सिविल प्रोसीजर हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया बट नॉट इंक्लूडिंग कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग हो गई, लीगल, मेडिसिनल, अनदर प्रोफेशन, इलेक्ट्रिसिटी, आर्कियोलॉजिकल साइट्स। तो हम लोगों ने जो कंकरेंट लिस्ट पढ़ी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इनके अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से ही मेन पूछा जाएगा। तो चलो आज के लिए यहाँ खत्म होता है। पॉलिटी हमारी पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी की।